खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? नहीं पढ़ा है? क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंड एस्ट्रोनॉमी, और ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी। ये गलती मत करना। महाविस्फोटक महाविस्फोट जो हुआ था वो कब हुआ था, लगभग कितने वर्ष पूर्व? 13.7 वर्ष पूर्व। इसलिए ब्रह्मांड की आयु कितनी है? लगभग 13.7 अरब। ठीक है। IC1101 क्या है? सबसे बड़ा गैलेक्सी है। ठीक है। सर्वप्रथम मिल्की वे को किसने देखा था, मतलब किसने खोज किया? देखा तो आज तक कोई नहीं है। किसने इसकी खोज की? गैलीलियो ने। उन्होंने ही अनुमान लगाया था कि मिल्की वे ऐसा होगा। और मिल्की वे का शेप जो है वो स्क्वायर शेप में है। अच्छा, स्पाइरल शेप में है। अच्छा, हमको लगा स्क्वायर है। चलो बताओ, चंद्रशेखर यूनिट क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने द्रव्यमान। ठीक है। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स। इसमें कितनी तारा है? 4। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और तारों के हिसाब से सेंटोरस। सेंटोरस। हाँ। अच्छा, इससे क्वेश्चन आया था उस दिन, कौन कौन इसको पकड़ पाया? हम बोले थे इसको बड़ा ध्यान से याद रखना। साइरस से क्वेश्चन आया होगा कि किस तारे को हम ओरियन तारामंडल से इंगित करते हैं। आया था क्वेश्चन सेट में उस दिन? नहीं समझ में आया था क्वेश्चन? क्वेश्चन यही होगा कि निम्न में से किस तारा को हम ओरियन तारामंडल से इंगित करते हैं। नहीं आया था क्वेश्चन सेट में उस दिन? तुम लोग जो सेट दिए हो टेस्ट वाला, आंसर होगा साइरस। रीगल नहीं, साइरस। अरे टेस्ट में नहीं आया ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो जैसे पढ़ाई नहीं कभी। और तुम्हारे नोट्स में भी हम बताए हुए थे कि साइरस जो है वो ओरियन के दक्षिणी दिशा में है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है, बताए थे ना। लेकिन इससे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जो क्या बोलते हो, साइरस जो है वो किस तारामंडल का हिस्सा है? कैनिस मेजर का। और हमको आसानी से दिख जाता है ओरियन। तो जैसे ओरियन को हम देखेंगे, जैसे हमको मान लो वो नहीं दिख रहा है, पर उसको हम अगर देखना मतलब लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको अगर लोकेट करना है, ये अगर हमको क्लियरली दिख रहा है, हम बोलेंगे इसके किधर है वो, ये कौन सा दिशा है? ईस्ट। तो बोलेंगे इसके पूर्व में है, यही ना बोलेंगे। वैसे ही हमको आसानी से क्या दिख जाता है? ओरियन। और ओरियन के दक्षिण में कौन अवस्थित है? साइरस। ओरियन का ये हिस्सा नहीं है, ये अलग तारामंडल है। कौन सा तारामंडल है? कैनिस मेजर। लेकिन ओरियन को देखकर हम इसको लोकेट कर लेते हैं, और यही सवालों से बनता है। वहां भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सब छोड़ दिया होगा, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। ध्रुव तारा किसका हिस्सा है? उर्सा माइनर। ठीक है। पोलरिस किसका हिस्सा है? इसी का नाम है पोलरिस। देखो मेजर कर दिया तुरंत। उर्सा माइनर। बिग डिपर किसका नाम है? ठीक है। द प्लॉ आया था, नया नाम देखा था उस दिन, नोट्स में ऐड किया। द प्लॉ, ये इसका नाम इसके शेप के कारण है। ठीक है, देखोगे तो हल के जैसा है। ठीक है, हल के जैसा है ना, इसीलिए इसका एक और नाम है द प्लॉ। अब जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे सवाल भी आते हैं। सूर्य के बारे में लगभग सब चीज जान रहे हो, मतलब मोटा मोटी जान रहे हो, सब चीज तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी जान रहे हो। क्या क्या जानते हो सूर्य के बारे में? सूरज एक तारा है, पहला चीज। और सौर मंडल का केंद्र है। ठीक है। तो लगभग कहीं ना कुछ सुने हुए शब्द रहता है, इसीलिए थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता ही है। हम लोग इसी को थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे, सब चीज एक एक करके। ठीक है। सबसे पहले तो सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। ठीक है। जब ओवरऑल देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सूर्य में। इसलिए कहा जाता है कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। और हमारे सौर मंडल के द्रव्यमान का, यानी टोटल पूरे सौर मंडल का द्रव्यमान लेंगे, उसका लगभग 99.9% हिस्सा किसमें निहित है? सूर्य में। सोचो कितना वजनदार है हमारा सूर्य। ठीक है, ये कई बार सवाल तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, कि संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत हिस्सा सूर्य में है? 99.9% हिस्सा सूर्य में ही निहित है।
ठीक है, इतना अच्छे से याद रखना। और ये सिर्फ हमारे सौरमंडल का कहानी नहीं है, किसी भी सौरमंडल में देखोगे तो वहां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, उसका स्टार होगा। और उसका मैक्सिमम जो द्रव्यमान है 98%, 99% जो द्रव्यमान होगा किसी भी तारामंडल का, वो किसमें निहित होगा, उसके तारे में। और हमारा तारा है सूर्य, इसलिए हमारा भी लगभग सब यही है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल जो कि तारा से भी पूछा जाता है और सूर्य से भी पूछा जाता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बताए थे, किसी भी तारे के बारे में अगर पूछा जाए, किसी भी तारे का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बोलोगे नाभिकीय संलयन। क्या बोलोगे, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय, ठीक है, संलयन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो टर्मिनोलॉजी होता है, ये तारा के समय बताए होंगे, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जब टूटता है जिसको बोलेंगे विखंडन, और जब जुटता है जिसको बोलेंगे संलयन, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो तरह के बम का प्रयोग होता है, एक है हाइड्रोजन बम और एक है एटम बम। तो एटम बम जो काम करता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो संलयन पर। तो बोलोगे कि हम लोग ऊर्जा भी तो पैदा कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, और हम लोग बम भी बना रहे हैं, तो अंतर क्या है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन से हम लोग बिजली पैदा कर लेते हैं, क्या करते हैं, बिजली। और अनकंट्रोल्ड होगा तो बॉम्ब हो गया, क्या हो गया, बॉम्ब। अंतर समझ में आया। ये अब एग्जाम में ये सब कर रहा है, अगर पूछ रहा है कि एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बोलोगे नाभिकीय विखंडन, क्या बोलोगे, नाभिकीय विखंडन। पर और अंदर अगर घुस गया तो देगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर, हिंदी में क्या बोलोगे, नियंत्रित, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। आंसर क्या होगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस पर काम करता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्लियर है इतना सा। वैसे ही दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, संलयन, क्या हो गया, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब जुटता है तभी ऊर्जा पैदा होता है। इसीलिए हमेशा जब भी तुमसे पूछे हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रकार करता है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। और यहाँ पे भी जुटता क्या है, हाइड्रोजन, क्या जुटता है, हाइड्रोजन। तो याद रखोगे नाभिकीय संलयन जो हो रहा है इसमें कितने हाइड्रोजन मिलकर कितना हीलियम बना रहा है, ये भी कई बार पूछा जाता है। कितने हाइड्रोजन मिलकर, 4 हाइड्रोजन मिलकर, कितने हाइड्रोजन मिलकर, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहा है। याद रखोगे 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहा है, एक हीलियम बना रहा है, ठीक है। और इस चीज को सबसे पहले समझा किसने था, यानी या समझाया किसने था, किसे समझाया था, हैंस बेथ ने। किसने, हैंस बेथ। इसलिए कई बार तुमसे यह पूछ लेता है कि बताओ सूर्य के नाभिकीय संलयन का सिद्धांत किसने समझाया, किसने समझाया, हैंस बेथ। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहले इसे किसने समझाया, इस चीज को समझाया किसने, ठीक है, समझाया हैंस बेथ ने, ठीक है, हैंस बेथ। तो अगर कभी भी तुमसे नाम पूछा जाए कि बताओ सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है, इस पर, इससे रिलेटेड रिसर्च किसने किया, किसने किया था, हैंस बेथ ने। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, एक हीलियम बनाता है। और इस चीज को प्रूव किसने किया सबसे पहले, हैंस बेथ। इसलिए सूर्य के ऊर्जा के सिद्धांत के लिए सबसे अधिक काम किसने किया है, हैंस बेथ, ठीक है। कोई दिक्कत। अगर पूछा है इसका प्रमुख घटक क्या है, ऑब्वियस है ये पहले भी पढ़ रहे हो, किसी भी तारे का अगर पूछ ले प्रमुख घटक उसमें होगा हाइड्रोजन और हीलियम। क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। और कुछ अन्य पदार्थ भारी तत्व भी होते। हाइड्रोजन अगर देखोगे तो लगभग 70 से 75%, कितना है, लगभग 70 से 75% क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर देखोगे हीलियम तो कितना होगा, 20 से 25%, क्या होगा, हीलियम। अब इसी में से थोड़ा 1-8% अगर निकाल लो तो अन्य 2% से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, 2% के आसपास होगा। तो अन्य चीज और बाकी जो मैक्सिमम चीज जो बच गया, मतलब 98% के आसपास, वो क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। ये मोटा मोटी तुम्हारा 70 से 75 के बीच में जो ऑप्शन देगा मार दोगे, ठीक है। कभी 72 देगा, कभी 73 देगा, ठीक है, कभी 74 देगा, जो भी रहेगा ऑप्शन वो मार देना, ठीक है। मोटा मोटी हम लोग मान के चलेंगे कि 72-73% क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। वैसे ही 22-23% क्या पाया जाता है, हीलियम। और 1-1.5% या 2% क्या पाया जाएगा, अन्य पदार्थ। यही मोटा मोटी कंपोजिशन है। एकदम एकदम मतलब क्या बोल सकते हो, फिक्स डाटा तुम्हारा कहीं भी एग्जाम में याद रख के नहीं जाना है, यही होगा 2.1 तो 2.1 ही होगा, ऐसा नहीं।
कोई जाके मापा थोड़ी ना, अंदाज लगाया हम लोग कितना लगभग है, ठीक है, तो लगभग यही है 75% के आसपास हाइड्रोजन हो जाएगा और 23-24% के आसपास हीलियम हो जाएगा, और अन्य पदार्थ कितना हो जाएगा 2% के आसपास, बस इतना चीज हम लोगों को याद रखना है। लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट हमेशा याद रखोगे हाइड्रोजन और हीलियम ही रहेगा, सिर्फ सूर्य का, हमारे सूर्य का नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी तारे का मेन कंस्टिट्यूएंट यही है। उम्र अगर पूछा जाए तो सूर्य जो है वो आधा उम्र जी चुका है, बताए थे कि इसका रंग जो है वो सफेद से पीला हो रहा है, क्या हो रहा है, पीला। किसी भी तारे का जीवन का 3 स्तर बताए थे, क्या क्या है, ब्लू व्हाइट और रेड, ब्लू व्हाइट और रेड, ठीक है। किसी भी तारे का जो अनुमानित उम्र है, छोटे तारे का जैसा हमारा सूर्य है, जो अनुमानित उम्र है ऑन एन एवरेज ये है 10 अरब वर्ष। कितना है, 10 अरब वर्ष। अगर कभी भी पूछ ले तुमसे बताओ किसी भी तारे का अनुमानित उम्र कितना होता है, कितना होता है 10 अरब वर्ष। ये लगभग आधा उम्र क्रॉस कर चुका है, हमारा सूर्य जो है आधा उम्र क्रॉस कर चुका है, लगभग कितना कर लिया है 5 अरब वर्ष, ठीक है, 5 अरब वर्ष यह उम्र क्रॉस कर चुका है, ठीक है। एग्जैक्ट कहीं अगर लिख देगा 4.6 अरब वर्ष, क्या लिख देगा 4.6 अरब वर्ष, या नहीं तो क्या लिखेगा 5 अरब, ठीक है, 5 अरब वर्ष ये कंप्लीट कर चुका है। और किसी भी तारे का अनुमानित उम्र क्या होता है 10 अरब, तो कितना और जिएगा, लगभग 5 अरब और जिएगा, बहुत कम समय बचा है सूर्य के पास ना जी, इसके लिए तो कम ही हुआ ठीक है। तो सोचो आधा जिंदगी जी लिया है, आधा बचा हुआ यानी अधेड़ हो गया है हमारा सूर्य, ठीक है। तो सूर्य का साइज जो है अब बढ़ेगा घटेगा, याद रखना मास घटेगा लेकिन साइज क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। इसका साइज फूलता चला जाएगा, पता है ना कि सूर्य का उम्र, किसी भी तारे का उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइज उसका फूलता चला जाएगा और लास्ट में क्या बन जाएगा रेड जाएगा। अच्छा सूर्य जो है उसका अंत व्हाइट ड्वार्फ के रूप में होगा या बोल सकते हो सुपरनोवा ब्लास्ट होगा, यहाँ अपना है इसका मतलब अपना बेटा काले है तो गोरा है ना जी, ये कहानी सही थोड़ी ना है। अगर सुपरनोवा ब्लास्ट होगा तो बताया है कि उसका प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 8 गुने अधिक होने चाहिए और अंतिम द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होना चाहिए, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो चंद्रशेखर सीमा ही है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने, तो क्या सूर्य का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, नहीं समझ में आया। हम अगर बोले कि कोई भी आदमी आदमी कहलाएगा जब उसका वजन इसके वजन से 1.5 गुना होगा, तो क्या ये आदमी कभी कहला पाएगा समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम बोले इसके वजन का 1.5 गुना वजन होना चाहिए तभी उसको हम आदमी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो क्या इसको आदमी कहेंगे, आंसर है नहीं। इसलिए सूर्य कभी भी सुपरनोवा ब्लास्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, सूर्य हमेशा एंड किस रूप में होगा, श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ। अगर कभी पूछ ले कि सूर्य का अंत किस रूप में होगा, व्हाइट ड्वार्फ के रूप में, पहले व्हाइट ड्वार्फ बनेगा उसके बाद धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ बन के अनंत काल में खो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रेड जाइंट के रूप में आएगा, बताए थे कि सामने वाले 2 ग्रह को ये खा सकता है, कौन कौन सा वो दोनों है, बुध और शुक्र, ये दोनों को खा सकता है जब ये रेड जाइंट के रूप में आएगा फटने से पहले, ठीक है। चलो अच्छा अगर कभी तुमसे कोई पूछे क्या मिल्की वे के केंद्र में सूर्य अवस्थित है, देखो पहले सिद्धांत क्या था, आगे चल के धीरे धीरे सब क्लियर करेंगे। ऑप्शन कोई करोगे यहाँ से लेकर पृथ्वी तक तो वो अपना जिम्मेवारी खुद संभालना, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, एक क्लास भी कोई मिस किया तो आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। इसलिए अपने जिम्मेवारी पे एब्सेंट करना, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अभी जब सूर्य का अध्ययन करना लोग शुरू किया तो अलग अलग थियरीज आया। पहले लोग क्या मानता था कि सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, किसके किसके इर्द गिर्द, पृथ्वी के इर्द गिर्द। उसके बाद पता चला नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रहा है, चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। इसी तरह से और जब रिसर्च होने लगा तो पहले हम लोग मानते थे सूर्य स्थिर है, क्या मानते थे, सूर्य स्थिर है। बाद में पता चला सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी क्या हो रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, ठीक है। अब सोच के देखो कि सूर्य इतना बड़ा है जिसको स्थिर मानते थे वो भी घूम रहा है, बोला सिर्फ घूम ही नहीं रहा है, ये परिक्रमा भी कर रहा है, ठीक है, ये परिक्रमा भी कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का। तो पहले लोग सोचा क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो बाद में जब उसके परिक्रमा के डायरेक्शन को देखे और स्टडी किए तो पता चला गैलेक्टिक सेंटर का परिक्रमा कर रहा है, किसके सेंटर का, गैलेक्टिक सेंटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताएं ये है सूर्य, क्या है ये सूर्य, ये है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है, पृथ्वी। अब सूर्य अपने पूरे सौरमंडल, इतना सा सौरमंडल है सूर्य का, पूरे सौरमंडल के साथ ये है पूरा गैलेक्सी जिसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, समझ में आया। तो इस केंद्र में एक ब्लैक होल अवस्थित है, उसका नाम क्या है,
सेजिटेरियस से, क्या नाम है, सेजिटेरियस से। तो इसी केंद्र का परिक्रमा कर रहा है, कौन कर रहा है, सूर्य। यानी हमारा पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, ये याद रखना। हमारे सोलर सिस्टम में जो तुम अभी हम लोग जो डिजाइन बनाते हैं ना, मतलब जो डायग्राम बनाते हैं, वो आधा अधूरा है। वो तब है जब हम ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। जब साइड से देखेंगे तो पूरा ऐसा करके घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सब घूम रहा है और पूरा पैटर्न एक साथ घूम रहा है। जैसे मान लो हम घर में दौड़ रहे हैं और घर भी दौड़ रहा है। अब सोच के देखो, जो बाहर दिखे उसको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। वैसे ही हम तो घूम ही रहे हैं, हम घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहे हैं। अब सोचो कैसा दिखेगा। तो ऐसा ऐसा दिखेगा स्पाइरल पूरे इस तरह से शेप में, क्योंकि सूर्य यहाँ है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और सूर्य भी ऐसे करके आगे चल के चल रहा है। तो बड़ा अजीब दिखेगा। जैसा हम लोग देखते हैं कि ये सूर्य ये चारों तरफ घूम रहा है, इसका ऐसा ही तो शेप बनेगा, और एक्चुअल में ऐसा शेप नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसे देखोगे, एक ग्रह घूम रहा है, दूसरा ग्रह घूम रहा है, तीसरा ग्रह घूम रहा है और सूर्य भी आगे निकल जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके घूमेगा ना। तो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। यानी हर एक ऑब्जेक्ट, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा है। वही हमारा सूर्य भी है। हमारा सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, गैलेक्टिक सेंटर का, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का। अगर कभी पहले तो हम लोग यही मानते थे, अगर ये मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा सूर्य इतना खास है कि एकदम केंद्र में स्थित है, ठीक है। सोच के देखो कैसे भ्रम टूटता है कि तुम किसी को मानो ये मेरा अपना है, और बाद में पता चले रे इसका तो मेरे जैसा 10 तो और अपना है, ठीक है। वही वाला हालत हो गया कि गैलेक्सी का केंद्र माना जाता था किसको, सूर्य को। बाद में पता चला ये तो बाहर है, ठीक है, केंद्र में तो कोई और है, ठीक है। तो सूर्य जो है वह गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर दूर है। कितना दूर है, 30,000 लाइट। मतलब तुम जहां सोच रहा था कि मेरा क्रमांक तो प्रथम है, पता चला तुम्हारा 101वां है, गौरव अभी और बचा हुआ है, ठीक है। तो सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के लगभग, गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 लाइट ईयर दूर एक छोर पर अवस्थित है। और इस आर्म का क्या नाम है, ये भी तुम लोग को पढ़ा रखे हैं, तुम लोग सब सीख लियो कि जहां ये है केंद्र, यहाँ सेजिटेरियस है और सूर्य अवस्थित है इस आर्म पर। यहाँ ये कौन सा आर्म है मिल्की वे गैलेक्सी का, और आया नाम बताएंगे नहीं बताएंगे, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के प्रमुख 4 आर्म है, 2 प्रमुख और 2 छोटे। इसके अलावे अनगिनत उप आर्म है, उसी में से एक का नाम क्या है, ओरायन, जिस पर हम लोग अवस्थित हैं। पढ़ाए नहीं है ये सब, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं, ये है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र, और इस केंद्र से एक छोर पर यहाँ पर अवस्थित है, कौन अवस्थित है, सूर्य। और इसी जगह अवस्थित है इसका सोलर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है ये, लगभग 30,000 लाइट ईयर दूर है। तो याद रखोगे ये केंद्र में अवस्थित नहीं है, बल्कि एक छोर पर अवस्थित है 30,000 लाइट ईयर दूर केंद्र से, ठीक है। अब ये केंद्र क्या कर रहा है, परिक्रमा। केंद्र क्या कर रहा है, परिक्रमा। तो 2 चीज यहां से पूछा सकता है, परिक्रमण गति और परिक्रमा करने में लगा समय। तो सूर्य या सौर सिस्टम इस गैलेक्टिक सेंटर का, ये अगर गैलेक्टिक सेंटर है तो ये हमारा सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ घूम रहा है, ठीक है। ये है सूर्य का पूरा परिवार, ये पूरा परिवार के साथ घूम रहा है। तो इसको पूरा चक्कर लगाने में लगेगा 25 करोड़ साल। कितना लगेगा, 25 करोड़, ठीक है। 25 करोड़ साल लगेगा। कितना लगेगा, 25 करोड़ साल। तो हम लोग तो देख ही लेंगे एक बार घूमते हुए, ना देख पाएंगे, ठीक है। तो सूर्य को अपने केंद्र, मतलब गैलेक्सी के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगेगा 25 करोड़ वर्ष, और इसी को हम एक बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। तो याद रखोगे, या कॉस्मिक ईयर, अगर पूछा जाए कि एक कॉस्मिक ईयर कितना होता है, कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष का। कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष। तो याद रखोगे एक ब्रह्मांड वर्ष कितने का, 25 करोड़ वर्ष का। और ये वो काल है जब सूर्य या हमारा सौर मंडल पूरा एक चक्कर लगा लेगा। किसका एक चक्कर लगा लेगा, हमारे गैलेक्सी के केंद्र का, ठीक है। यानी यहां से शुरू हुआ है, यही वापस आ जाएगा, तब 25 करोड़ साल पूरा होगा, ठीक है। अगर कभी तुमसे पूछा जाए बताओ किस स्पीड से ये चक्कर लगा रहा है, तो ये लगभग 220, स्पीड ज्यादा कम होते रहता है, 220 से लेकर 250, 220 से लेकर 250 किलोमीटर पर सेकेंड के एवरेज से ये दौड़ते रहता है। ऑन एन एवरेज अगर कोई पूछे, बोलोगे 230 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी सूर्य या सौर मंडल जो हमारे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर लगाने का स्पीड क्या है, 230 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये बढ़ते घटते रहता है। ऑन एन एवरेज अगर कभी पूछा जाए
220 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से दौड़ता है। इस बीच में हम लोग ऑन एन एवरेज लेके बैठेंगे, कितना लेके 230, कितना लेके बैठेंगे 230। 220 से 250 तक जो आंसर देगा सही होगा, और हम लोग एक मोटा मोटी मान के चलेंगे कितना 230 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से ये घूम रहा है, और इसको घूमने में कितना समय लग जाएगा 25 करोड़ वर्ष लग जाएगा, ठीक है। और इसी को कहेंगे इसका परिक्रमण गति, ध्यान देना, ठीक है। परिक्रमण मतलब रिवॉल्यूशन, ठीक है। अभी रोटेट भी करेगा, अभी आने हैं रोटेशन पे भी, ये हो गया रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन स्पीड कितना है इसका 230 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना समय लगेगा 25 करोड़ वर्ष, इसी को कहे परिक्रमण काल। ये कितना है 25 करोड़ साल, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। और इसी को क्या कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष, क्या कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। अच्छा, अगर हम लोग ग्रह का जब बात कर रहे थे तो इसमें भी हम लोग दिशा देख रहे थे, किस दिशा में घूम रहा है। तो सूर्य का दोनों दिशा जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज, नोट्स में थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सूर्य का दोनों दिशा यानी घूर्णन दिशा जो रोटेशन का दिशा है, और रिवॉल्यूशन का दिशा है यानी परिक्रमण का दिशा और परिभ्रमण का दिशा, दोनों जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व। क्या है पश्चिम से पूर्व दिशा, अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे पश्चिम से पूर्व। दोनों का दिशा एक ही है, याद रखना, ठीक है। चाहे वह अपने अक्ष पे घूमने का दिशा पूछे या सूर्य का परिक्रमा का दिशा, सॉरी गैलेक्टिक सेंटर के परिक्रमा का दिशा पूछे, दोनों क्या है पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जो भी देगा। ये सब अलग अलग वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त, ठीक है, वामावर्त, ठीक है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये सब शब्दावली का प्रयोग होता है, ठीक है। और डायरेक्शन में लिखेगा, क्या लिखेगा पश्चिम से पूर्व, दोनों दिशा, ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों का, इसलिए आसान हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सूर्य का परिक्रमण दिशा क्या है पश्चिम से पूर्व, इसी को दूसरे शब्द में हम क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो अब आते हैं परिभ्रमण पर। परिभ्रमण बताए थे कोई भी ऑब्जेक्ट का दो गति है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे ये घूम रहा है ना, इसी को बोलेंगे परिभ्रमण, क्या बोलेंगे परिभ्रमण, अंग्रेजी में रोटेशन, क्या बोलते हैं इसको रोटेशन। और ये है हमारा केंद्र और इसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, ठीक है, इसी को बोलेंगे रिवॉल्यूशन या परिक्रमण, ठीक है। ये कर रहा है परिक्रमा, और ये है सूर्य, ये है गैलेक्सी का सेंटर, तो परिक्रमा करने में कितना समय लगा 25 करोड़ वर्ष। गति क्या है इसका 230 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं घूर्णन पर, ठीक है। घूर्णन पर दो चीज याद रखोगे, गति तो हम लोग एक ही याद रखेंगे, गति बार बार अलग अलग नहीं, क्योंकि अलग अलग गति होता है। अब देखो ये पूरा गैस का बना हुआ है, किसका बना हुआ है गैस का। तो गैस का बना होने से प्रॉब्लम ये है कि सब गैस अपने अपने हिसाब से घूमता है, एक लेयर बना लेगा और घूमेगा, ठीक है। तो इस कारण से जो हमारा जैसे ग्रह है, हमारा ग्रह पूरा ग्रह घूम रहा है, एक साथ घूम रहा है ना, लेकिन जैसे मान लो ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये पूरा सॉलिड कैसे घूमेगा एक साथ, पर ये गैस का बना हुआ है, पर ये दिख रहा है हमको एक ऑब्जेक्ट, पर है ये गैस का बना हुआ, यहाँ अलग गति से घूमता है, ये अलग गति से घूमता है, ये अलग गति से घूमता है, समझ में आया। यानी ये गैस के बने होने के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, जिस कारण से यहाँ तक का गति जो है वो वेरी करते रहता है। इसी कारण से एक चक्कर लगाने में समय भी जो है वो क्या होगा अलग अलग। तो ये वाला बहुत स्लो घूमता है, और जो बीच वाला पोर्शन है ये बहुत फास्ट घूमता है। समझ में आया क्या बताए, ये घूम रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, पर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक साथ नहीं घूम रहा है, क्योंकि सूर्य किसका बना हुआ है गैस का। अब ये पोल्स वाला जो हिस्सा है ये बहुत स्लोली घूम रहा है, और बीच वाला बहुत तेजी तेजी से घूम रहा है, यानी बीच वाला जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेगा, और जो पोल्स है उसको चक्कर पूरा करने में देर लगेगा। जैसे जैसे इक्वेटर से नीचे उतरोगे या ऊपर जाओगे स्पीड स्लो होता जाएगा, क्या होता जाएगा स्लो। यानी अगर इक्वेटर का पूछा जाए यानी मध्य भाग का पूछा जाए कि एक चक्कर अपने अक्ष पे एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है, तो कितने दिनों में 25 दिनों में, कितने दिनों में 25 दिनों में। लेकिन अगर पोल्स का पूछा जाए तो 10 दिन समय बढ़ जाता है, कितने दिनों में 35 दिनों में। समझ में आया, यानी ये पहले एक चक्कर पूरा कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, स्लो होते होते यहाँ बहुत स्लो हो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए बताओ सूर्य का वह हिस्सा जो सबसे स्लोली अपने अक्ष पे घूम रहा है, इक्वेटर, पोल्स या मध्य अक्षांश। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आए हमको टोकते रहना, पूछ लेना, अभी ही पूछना पड़ेगा,
बाद में अगर नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या बताए कि सूर्य जो गैस का एक गोला है, क्या है? गैस का गोला। घूमना चाहिए ऐसे पूरा एक साथ घूमना चाहिए था ना, लेकिन एक साथ नहीं घूम रहा है। सूर्य का बीच वाला पोर्शन जल्दी जल्दी घूम रहा है। देखो ये हो रहा है, ये बहुत तेजी से घूम रहा है, और ये एकदम धीरे धीरे दिख रहा है। ये घूम रहा है, हमको बाहर से देखने में लगेगा पूरा घूम रहा है, पर ये बहुत तेजी से घूम रहा है। और ये देखो मेरा हाथ देखो, और ये देखो, ये हाथ आधा पहुंचते पहुंचते को भी एक चक्कर पूरा कर लेता है ना। ये है मध्य वाला हिस्सा। तो मध्य वाला हिस्सा को एक चक्कर पूरा करने में लगा 25 दिन। कितना लगा? 25 दिन। और मेरे हाथ को कितना लगा? 35 दिन। यही है सूर्य में। लेकिन बाहर से देखोगे तो लगेगा पूरा घूम रहा है, लेकिन समय अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखोगे। तो अगर गति पूछा जाए तो हम लोग ऑन एन एवरेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑन एन एवरेज इसका परिभ्रमण गति क्या है, यानी रोटेशनल स्पीड क्या है। यह है लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर रोटेशनल स्पीड पूछे तो ऑन एन एवरेज तुमको पता है कि ये स्पीड इक्वेटर पर क्या है? सबसे अधिक है, और पोल्स पर सबसे कम है। इक्वेटर से जैसे नीचे उतरेंगे या इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, इक्वेटर समझते हो ना सब? नहीं समझते तो आगे चल के सब पढ़ेंगे। किसी भी, हम लोग ऐसे स्पेशली सबको पृथ्वी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? पृथ्वी में। लेकिन जरूरी नहीं कि पृथ्वी का हिस्सा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? ये इक्वेटर। अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में किसी को भी बांटेंगे तो मध्य भाग को क्या कर देंगे? इक्वेटर। इसीलिए कई जगह ये प्रयोग करते हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया तो बताओ सूर्य का इक्वेटर तो मध्य हिस्सा ही तो होगा। ठीक है, ये सबसे तेज घूमेगा और ये सबसे स्लो घूमेगा। इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? 25 दिन। कितना लग जाएगा? 25 दिन। ठीक है, 25 दिन लग जाएगा। और ये एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा? 35 दिन लगेगा। कितना लगेगा? लगभग 35 दिन लगेगा। ठीक है, तो यही हम चर्चा कर रहे थे। अब इक्वेटर से जैसे से ऊपर जाओगे या इक्वेटर से नीचे जाओगे, स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्पीड घट रहा है, और समय अवधि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ रोटेशनल स्पीड सर्वाधिक कहाँ है? कहाँ है? इक्वेटर पर। इससे फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होने लगेगा? कम। और जैसे नीचे जाएंगे तो भी क्या होने लगेगा? कम। बड़ा मत जाना। ठीक है, रोटेशनल स्पीड इक्वेटर से ऊपर जाए कि नीचे जाए, दोनों तरफ क्या होगा? कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह का वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो परिभ्रमण गति जो है वो 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, या मोटा मोटी क्या बोल देते हैं? 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सूर्य गैसों से निर्मित है, अतः हर जगह गति अलग अलग होता है, इसलिए घूर्णन समय भी अलग अलग होता है। सर्वाधिक गति कहाँ होगा? इक्वेटर पर। मत इसको क्या बोल देंगे? भूमध्य रेखा। भूमध्य तो नहीं बोलेंगे, भूमध्य तो होगा नहीं, क्योंकि भू मतलब पृथ्वी, तो सूर्य मध्य रेखा क्या हो जाएगा? सूर्य मध्य रेखा। ठीक है, इसको इक्वेटर लिख देंगे क्या? ठीक है, इक्वेटर क्या लिख देंगे? इक्वेटर, यानी मध्य भाग। क्या हो जाएगा? ये मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग। समय अगर पूछा तो कितना समय लेगा? न्यूनतम समय कितना लेगा? 25 दिन। कितना लेगा? 25 दिन। है नोट्स में कि नहीं है? है ना? 25 दिन। कितना लेगा? 25 दिन। और अगर न्यूनतम गति पूछा जाए, ये सर्वाधिक गति था इसलिए समय न्यूनतम था। अब न्यूनतम गति पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? पोल्स पर। कहाँ हो जाएगा? पोल्स पर। पोल्स मतलब ध्रुव पर। क्या हो जाएगा हिंदी में? ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव पर न्यूनतम गति होगा। और समय क्या हो जाएगा? सर्वाधिक। ठीक है, लगभग कितना? 35 दिन हो जाएगा यहाँ पर। क्या इस चीज को समझने में किसी को दिक्कत? इससे सवाल आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या पढ़े थे, रटे थे, रटना पड़ता है। तो याद रखेंगे इक्वेटर सबसे तेजी से घूम रहा है, पोल्स बहुत स्लो स्लो घूम रहा है। इक्वेटर अपना एक चक्कर जो है वो जल्दी पूरा कर लेता है और पोल्स धीरे धीरे करता है। और दोनों के बीच में कितना अंतर है? लगभग 10 दिन का मोटा मोटी अंतर है। ये 25 दिन में पूरा कर लेगा और पोल्स 35 दिन में पूरा करेगा। और इसी बीच में ये पूरा एक एक राउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ स्लो स्लो होता जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? बोलो नहीं। दिशा अगर पूछे तो दिशा सभी का एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व। चाहे रोटेशनल स्पीड डायरेक्शन पूछे या रिवॉल्यूशन का पूछे, दोनों हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब है टेम्परेचर, सबसे हल्का सवाल, और अभी तक एग्जाम में सबसे अधिक सवाल यही पूछा जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। ये क्वेश्चन बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। फालतू इन द सेंस बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ये सब तो पता होना ही चाहिए। सूर्य का ताप जब पूछेगा तो दो ताप पूछेगा, सतह का ताप और
केंद्र का था। देखो ये है सूर्य का केंद्र, दिख रहा है ये है सूर्य का केंद्र। हम बताए थे कि सूर्य को जो देख रहे हो इसमें भट्टी जो लगा हुआ है इसका कहाँ लगा हुआ है, केंद्र में। कहाँ लगा हुआ है, केंद्र में। तो ऑब्वियस है भट्टी का तापमान अधिक होगा। तो सबसे अधिक अगर सूर्य में तापमान पूछेगा तो वो केंद्र के पास ही होगा। कहाँ होगा, केंद्र के पास। ठीक है, वहां लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना होता है टेम्परेचर, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोच के देखो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर सतह पर पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 6000। ठीक है, याद रखोगे सतह का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और केंद्र का कितना होता है, 15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अंतर देख रहे हो, बस 19-20 का अंतर है। ठीक है, नहीं है ये 6000 15 मिलियन है, कितना अंतर ही है। ठीक है, तो याद रखोगे सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या सतह का तापमान बहुत अधिक है, क्या सतह तक अभी तक कोई पहुंच पाया है, पहुंचा है। कौन पहुंचा है, हनुमान है, लेकिन तुम धार्मिक आदमी, कौन बोला जी, धार्मिक आदमी है। हाँ, हमारे हमारे जो कहानी, पुराने कहानी, उसमें हनुमान जी कभी कहानी को खा लिए थे और उनसे मुंह उनका जल गया था। ठीक है, यही ना कहानी है जी, तो सूर्य को निगल लिए थे फिर उगल भी दिए थे। ठीक है, तो ये सब अलग अलग कहानी है। ठीक है, एक्चुअल में कोई पहुंचा है तो ये बताओ, पहुंचा है पार्कर प्रोब। ठीक है, नासा का मिशन है, सोलर मिशन, इसका क्या नाम है, पार्कर प्रोब, जो कि रिसेंटली अभी सूर्य के सतह को छू लिया है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड का तो नहीं बात कर सकते हैं मतलब पृथ्वी का वो पहला मानव निर्मित वस्तु जो सूर्य के सतह तक पहुंचा वो कौन सा है, पार्कर प्रोब। क्या नाम है उसका, पार्कर प्रोब, जो कि रिसेंट नासा का है और ये सूर्य को छू लिया। हम लोग भी सूर्य के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है, आदित्य L1। आगे चल के जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वहां बताएंगे L1 L2 क्या है इसको हम लोग बहुत दूर ही रखे हैं। ठीक है, बताएंगे ये सबको थोड़ा सा, जब सैटेलाइट सब के बारे में बताएंगे ना चैप्टर के लास्ट में। इसमें और भी एक टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या क्या रिसर्च किए, कौन कौन सा सैटेलाइट छोड़े, कब कब छोड़े, वो टॉपिक जब आएगा तब उसमें बताएंगे। तो अलग अलग हम लोग पोजीशन तय किए हैं, उसी में से पहला ही पोजीशन इसका नाम है L1, वहीं पर हम जाके आदित्य को छोड़ दिए हैं, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, आदित्य L1। बहुत दूर है, लेकिन पार्कर प्रोब जो है ये सूर्य के सतह तक पहुंच गया और सतह को छू लिया है। ठीक है, तो याद रहेगा सूर्य के सतह को छूने वाला पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, पार्कर प्रोब। ठीक है, चल, और सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो, इसके बाद है सूर्य का व्यास। यहां से दो डाटा याद रखना है, अभी से 3-4 जो है इसको दो डाटा याद रखना है। दो डाटा इन द सेंस पृथ्वी से कंपेयर करके। ठीक है, पृथ्वी से कंपेयर करके कि बताओ ये इसका इतना है तो पृथ्वी का कितना गुना है। ये दोनों सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखोगे सूर्य का अगर व्यास पूछा जाए कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। कितना है, 13,92,000 हो गया किलोमीटर। कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। अगर पृथ्वी से कंपेयर करके पूछा जाए तो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना। कितना है, 109 गुना। याद रखोगे ये पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। ठीक है, मतलब 109 गुना है, 109 गुना पृथ्वी के व्यास का, 109 गुना पृथ्वी के व्यास का, 109 गुना। डायरेक्ट कई बार ये सवाल पूछ लेता है, बताओ सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, कितना है, 109 गुना। अब बताओ सूर्य का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, बाई 2 कर दोगे, मारेंगे यहीं से लंबा हाथ करके, क्या लग रहा है, अभी भी बहुतों को भावना समझ में नहीं आया। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एक बार बताओ, अगर 10 का आधा 5 होता है, मतलब 20 का आधा 10 होता है, किसी संख्या का वो दोगुना है, तो इधर वाले का भी आधा करेंगे, इधर का आधा करेंगे तो भी तो वो दोगुना ही होगा। नहीं समझ में आया। हम क्या बताए कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, तो सूर्य के व्यास का आधा पृथ्वी के आधे का कितना होगा, यही तो हम लोग पढ़े रहे हैं। ये भी कितना होगा, 109 गुना। कंफ्यूज मत होना, सूर्य का व्यास इतना है, पृथ्वी के व्यास का ये कितना गुना है, 109 गुना। तो सूर्य का त्रिज्या और पृथ्वी का त्रिज्या का भी रिलेशन क्या होगा, 109 गुना। कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि दोनों को आधा कर दिया ना, तो गुना में कोई चेंजेस नहीं आएगा। याद रखोगे सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। और ये पृथ्वी के व्यास का कितना है, 109 गुना। ये वापस जब पृथ्वी को पढ़ेंगे वहां फिर से रिपीट करेंगे, अभी अच्छे से याद रखना। सूर्य का द्रव्यमान यानी मास, सूर्य का मास कितना है, ये है 1.9 इंटू 10⁻30 केजी। कितना है, 1.9 इंटू 10⁻30 केजी। ये सब डाटा है, अच्छे से याद रखना। इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ये डाटा है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 1.9 इंटू 10⁻30 केजी, 1.9 इंटू 10⁻30 केजी। और पृथ्वी का अगर पूछा जाए तो पृथ्वी का अगर कंपेयर करोगे कितना हो जाएगा, 3,32,000। कितना है, 3,32,000, यही तो है, 3,32,000 गुना है। ठीक है, कितना है पृथ्वी के, अच्छा लिखे हैं नीचे जी, क्या लिख देते हैं, पृथ्वी का कितना गुना है ये, 3,32,000 गुना। ठीक है, तो याद रखोगे जो सूर्य का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है, 3,32,000 गुना। ठीक है, तो याद रखोगे। इसके बाद अगर घनत्व पूछा जाए कि सूर्य का घनत्व कितना है, पृथ्वी का जो घनत्व है, औसत घनत्व वो है 5.5। कितना है, 5.5। तो सूर्य का जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व से कम है, 1.4 है। कितना है, 1.4। यूनिट क्या होता है घनत्व का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर पूछा जाए पृथ्वी का ये कितना है, तो लगभग 1/4। कितना है, लगभग 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4। एकलौता यही चीज है जो पृथ्वी से कम है। ठीक है, और सब चीज तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियस है, लेकिन घनत्व जो है वो कम है, ऑब्वियस है। वो गैस का बना हुआ है और ये किसका बना हुआ है, ये सॉलिड सरफेस का बना हुआ है। ठीक है, याद रखोगे सूर्य का, इसका घनत्व भी अलग अलग है, केंद्र का घनत्व ज्यादा है, बाहर का घनत्व कम है। लेकिन सबसे अधिक घनत्व सूर्य में कहाँ होगा, केंद्र पर। और बाहर का जैसे जैसे फैलता जाएगा घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम लोग ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज जो केंद्र का घनत्व काफी अधिक है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखोगे कितना हो जाएगा, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अगर केंद्र का कभी पूछे लगभग 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि केंद्र में तो बहुत अधिक है ना, कोर जो उसका बना हुआ है, क्योंकि भट्टी है वहां। तो अगर कभी केंद्र का पूछिए कितना है, लगभग 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बहुत अधिक है। लेकिन जैसे जैसे बाहर आएगा, केंद्र तो बहुत छोटा है, बाहर वाला सरफेस बहुत बड़ा है, तो एवरेज निकालोगे क्या, जैसे मान लो हम 1 लाख कमाते हैं, ठीक है, और तुम सब मिलाकर 10,000 कमाते हो, तो अब एवरेज निकालेगा क्या हो जाएगा, मेरा तो खत्म हो जाएगा थोड़ा सा पैसा। वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सूर्य के केंद्र का जो घनत्व है वो 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन केंद्र है इतना सा, बाहर इतना फैला हुआ है, तो एवरेज निकाल के कितना आ जाता है, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पृथ्वी का कितना है, 1/4। पृथ्वी का कितना है, 1/4। अब है गुरुत्व, ग्रेविटी। पृथ्वी का ग्रेविटी सबको पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ना जी। अच्छा, यहाँ गुणन करना है। ठीक है, चलो अब इसका गुरुत्व देखो, सूर्य का गुरुत्व, सूर्य का गुरुत्व कितना है, 274 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ लिखा है गुरुत्व, हाँ, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम सेंटीमीटर बोल देते क्या, हाँ, पर सेंट क्या बोलते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्व कितना है इसका, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी का लगभग 28 गुना होगा। कितना है, 28 गुना। पृथ्वी का कितना है, लगभग 28 गुना। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 28 गुना है। ये सारा डाटा है जिसको हमको दो तरीके से याद रखना, एक एक्चुअल डाटा और दूसरा कंपेयर करके। फिर से रिपीट करो, अगर पूछा जाए सूर्य का व्यास कितना है, कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। कितना व्यास है, 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो 1.9 इंटू 10⁻30 केजी, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। ठीक है, घनत्व अगर पूछे तो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पृथ्वी का 1/4 है। ध्यान देना, ये औसत घनत्व है, क्या ये, औसत घनत्व। केंद्र का घनत्व नहीं हो तो लिख लो कहीं तुम लोग, ठीक है, केंद्र का घनत्व, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। केंद्र का घनत्व लिख लो, केंद्र का घनत्व, सूर्य के केंद्र का घनत्व
सूर्य के केंद्र का घनत्व लगभग 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यह है केंद्र का। और औसत जो है वो है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। गुरुत्व, गुरुत्व कितना है? 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्व कितना है? 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्व समझते ना, गुरुत्वाकर्षण, किस बल से वो अपने तरफ खींच रहा है किसी को, तो जो खींचेगा उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अगर हम इसको हम नीचे छोड़ देंगे यहाँ से, ये फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, मोशन चैप्टर में पढ़ते हो, अगर इसको छोड़ देंगे तो ये गिरने लगेगा। क्यों गिरेगा भैया? क्योंकि पृथ्वी खींच लिया अपनी तरफ। क्या किया? पृथ्वी अपनी तरफ इसको खींच लिया। तो खींचा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है पृथ्वी का? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। वही चीज सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और पृथ्वी का ये लगभग कितना हो जाता है? 28 गुना के आसपास हो जाता है। ठीक है। अब सूर्य का पृथ्वी से दूरी, सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितना है? 14.9। ठीक है, 14.9 करोड़। कितना है? 14.9 करोड़। कितना? क्या? किलोमीटर। ठीक है, 14.9 करोड़। अब इसको अलग अलग डाटा में लिखता है, कई जगह 14.9 लिखेगा, कई जगह 149 मिलियन दे देगा। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या पूछा है। ठीक है, तो 14.9 करोड़ लिखेगा या नहीं तो 149 मिलियन लिख देगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो याद रखोगे ये डाटा। अगर इसको राउंड ऑफ करके कभी दिया तो दे देगा 15 करोड़। क्या दे देगा? 15 करोड़। तो याद रखोगे पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना है? 14.9 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, याद रखोगे पृथ्वी और सूर्य का बीच का दूरी कितना है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। और इसी को क्या कहते हैं? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी ही क्या कहलाता है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। और एक ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? जिस टाइम में सूर्य ब्रह्मांड का यानी हमारे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करेगा, इसे क्या कहेंगे? एक ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। अब है सूर्य के प्रकाश की गति। किसी भी चीज के प्रकाश का गति पूछे, गति वही होगा। क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी भी प्रकाश का गति पूछे, सूर्य का पूछे या किसी भी चीज का पूछे, प्रकाश का गति हमारे ब्रह्मांड में एकलौता यही है जो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अभी तक के डाटा के हिसाब से, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। अभी तक के रिसर्च के हिसाब से प्रकाश का गति कांस्टेंट है, वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखोगे। और इस गति से ज्यादा गति किसी भी चीज का नहीं हो सकता है। ये अभी तक के रिसर्च के हिसाब से हमें यही पता चला है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन चल रहा है? प्रकाश। और हम लोग कितना भी मेहनत कर लेंगे, प्रकाश के गति का 99.99% तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रकाश की गति को 100% अटेंड नहीं कर पाएंगे। जिस दिन अटेंड कर लिया उस दिन ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा? पूरा नियम ही बदल जाएगा। ये अभी तक का रिसर्च कहता है। और इस प्रकाश की गति से सूर्य का प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंच जाता है? कितने समय में? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। नहीं मिलेगा तो 16 सेकेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? 16। 8 मिनट 16 सेकेंड, कई जगह 8 मिनट 19 सेकेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड हम लोग पढ़ के चलते हैं, जो इसके इर्द गिर्द मिलेगा मार देना। ज्यादातर जो डाटा इस्तेमाल होता है वो दो डाटा इस्तेमाल होता है, 8 मिनट 16 सेकेंड और 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ये दोनों में से जो एग्जाम में रहेगा मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर हम सूर्य पर खड़े हैं और ये मेरे सामने ना आए और हम इसका खून कर दें तो पृथ्वी वासियों को कितनी देर बाद पता चलेगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब ये खून करते हुए दिखेगा 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद। समझ में आया? चलो अगला है प्रति, इस 2-3 डाटा को अच्छे से समझना। प्रति सेकेंड सूर्य से निकलने वाला ऊर्जा कहलाता है। यहाँ जो 2-3 सवाल है इसको अच्छे से समझना। प्रति सेकेंड जो सूर्य से ऊर्जाएं निकल रही है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सौर चमक। क्या कहते हैं? सौर चमक। ठीक है, या लुमिनिसिटी। क्या कहते हैं उसको? सौर चमक या लुमिनिसिटी। ठीक है,
शौर्य चमक, शौर्य चमक, या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, लुमिनोसिटी। ठीक है, लुमिनोसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लुमिनोसिटी। ठीक है, लुमिनोसिटी, क्या कहेंगे इसको, लुमिनोसिटी। तो प्रति सेकेंड सूर्य से जो ऊर्जाएं निकल रही है उसको कहते हैं लुमिनोसिटी। इसीलिए कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए, इससे ज्यादा सवाल डाटा से पूछा जाता है कि बताओ सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा कितना निकल रहा है, या सौर्य चमक कितना है, जूल में तुमसे पूछ लेगा या वाट में पूछ लेगा, तब तुमको कंफ्यूजन होगा। इसलिए डाटा सबसे अधिक किसका याद रखना है, सॉरी यहाँ सबसे अधिक क्या इंपॉर्टेंट है, डाटा। ये बताओ लुमिनोसिटी यानी सौर्य चमक है कितना। ये प्रति सेकंड ऊर्जा जो निकाल रहा है वो है 3.8 इंटू 10⁻26। कितना है ये, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। कितना है ये, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। इसको कई बार राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं हम लोग, 4 इंटू 10⁻26। ये दोनों डाटा यूज होता है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके भी बहुत बार प्रयोग में लाया जाता है। एग्जैक्ट देगा क्या दे देगा, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल, या क्या दे देगा 4 इंटू 10⁻26। कंफ्यूज मत होना, 3.8 को ही राउंड ऑफ करके 4 लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे प्रति सेकेंड ये सूर्य है, तो इस प्रति सेकंड यहाँ से कितना ऊर्जा निकल रहा है, कितना ऊर्जा निकल रहा है, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। ठीक है, याद रखोगे। अगर पूछा जाए कि इसका ऊर्जा, ये तो ऊर्जा कितना प्रति सेकंड निकल रहा है ये पूछ रहा है, अगर इसको वाट में लिखेगा बस यही हो जाएगा, खाली वहां प्रति सेकंड नहीं होगा, क्योंकि वाट का वैल्यू क्या होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। तो पूछेगा कि इसका शक्ति कितना है, तो वाट में भी कई बार हम लोग बोल देते हैं, वैल्यू वही होगा 3.8 इंटू 10⁻26 वाट। समझ में आया, दोनों का डाटा बराबर होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना वाट और जूल में अगर दे देगा तो। फिर से रिपीट करते हैं, प्रति सेकेंड सूर्य से निकलने वाला ऊर्जा कितना है, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। अगर इसको 3.8 को राउंड ऑफ करेगा तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको कहते क्या है, सौर्य चमक कहते हैं या लुमिनोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, सौर्य चमक या लुमिनोसिटी। अब है इस ऊर्जा को निकालने में सूर्य का द्रव्यमान प्रति सेकंड कम हो रहा है। ऑब्वियस है कि जब ऊर्जा निकल रहा है तो कुछ तो खो रहा होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ मिला और कुछ खोए नहीं। तुम आज मेहनत करोगे तभी नौकरी मिलता है ना। तो नौकरी पाने के लिए क्या खोना पड़ा, क्या खोना पड़ा, समय खोना पड़ा, नींद खोना पड़ा, अपना शौक ऐश जो बोलते हो ये सब खोना पड़ा। ये सब नहीं खोगे तो उधर नहीं मिलेगा। अभी देखो जो बच्चा दौड़ने जा रहा है, सुबह उठ के सब चीज त्याग कर चला जाता है दौड़ने, अब दौड़ के आया हैरान परेशान होकर फिर अपना पढ़ने के लिए बैठा, सोच रहे हो कितना चीज वो मिस कर रहा है। यही तो देगा फ्रूट आगे चल के, यही तो फल देगा। ठीक है, वही चीज है, कोई भी चीज तभी मिला। जो बच्चा आंख मल के उठ रहा है 8 बजे, आज नहीं गए, ठीक है, उसको थोड़ी मिलने वाला है। तुम जब तक दोगे नहीं कुछ तो तुमको उधर से वापस नहीं मिलेगा, देना ही पड़ेगा 100%। वैसा ही है, सूर्य से जो ऊर्जा निकल रहा है प्रति सेकेंड, कितना ऊर्जा निकल रहा है, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। इसके लिए सूर्य को कितना मास नुकसान करना पड़ रहा है, तो याद रखोगे 4 इंटू 10⁻9, कितना 10⁻9 केजी प्रति सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान प्रति सेकेंड कितना कम हो रहा है, 4.9 केजी, सॉरी 4 इंटू 10⁻9 केजी। हाँ बोलो, क्या, नहीं ये कम हो रहा है, यही तो बोल रहे कि सूर्य का द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साइज भले फूलता जाएगा पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यही तो हम लोग पढ़े। और धीरे 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 सूर्य मरने लगेगा जब ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो याद रखोगे इस ऊर्जा को निकालने के लिए सूर्य का द्रव्यमान प्रति सेकेंड कितना कम हो रहा है, 4 इंटू 10⁻9 केजी। मतलब सोचो कि जो सूर्य प्रकाश तुमको फोकट में मिल रहा है, सूर्य का एक एक अंग धीरे धीरे गल रहा है। ठीक है, सूर्य को नुकसान हो रहा है, बेचारा मर जाएगा एक दिन तुमको ऊर्जा देते देते। यही है दुनिया का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि सूर्य प्रकाश तो फ्री में मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश हमको कितना मिल रहा है ऊर्जा, 3.8 इंटू 10⁻26 जूल, इतना ऊर्जा मिल रहा है। पर इसके लिए सूर्य को खोना पड़ रहा है, क्या खोना पड़ रहा है,
4 इंटू 10⁹ kg मास प्रति सेकेंड, ठीक है, और यही इसका उम्र तय कर रहा है, ठीक है। क्या ये दो डाटा याद हो गया? अब एक और चीज यहाँ से याद रखना है, डेफिनेशन से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर पूछ लिया सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा कितना निकल रहा है तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर पूछेगा कि बताओ पृथ्वी के वायुमंडल के सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाला ऊर्जा कितना है, समझ में आया? यानी जितना सूर्य से ऊर्जा निकल रहा है उसमें से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी सीमा तक कितना ऊर्जा पहुंच रहा है। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? अगर यहाँ गलती करोगे तो एग्जाम में भी गलती करोगे, क्योंकि वर्ड जो यहाँ पे है वो याद रखना है। अगर प्रति सेकंड ऊर्जा निकलने के बारे में खाली पूछेगा क्या हो जाएगा? लुमिनोसिटी। क्या हो जाएगा? लुमिनोसिटी, सोच मत। लेकिन अगर पूछ लिया कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी सतह तक कितना ऊर्जा पहुंच रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? सोलर कांस्टेंट, ठीक है, सोलर कांस्टेंट। हिंदी में सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको? सौर स्थिरांक। ये वायुमंडल वाले में पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां पे भी इसको पढ़ाते हैं। जब पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ाएंगे वहां पे भी, यहाँ पे याद रखोगे, वहां हम पूछेंगे, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पहुंचने वाला जो ऊर्जा है प्रति सेकेंड, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं उसको? सौर स्थिरांक। और अगर कभी पूछ ले कि कितना है, यह है 1336 जूल। कितना है? 1336। कितना है ये? 1336 जूल। कितना है? 1336 जूल। कितना ऊर्जा पहुंच रहा है? 1336 जूल। इसी को कई बार किलो जूल में लिखा जाएगा तो 1.336 लिख देगा। क्या लिखेगा? 1.3 या 1.336 किलो जूल। क्या लिख देगा? किलो जूल। तो हम लोग जूल में याद रखेंगे, जो आएगा वो कर लेंगे, ठीक है। दो डाटा यहाँ याद किया आज तुम लोग, अच्छा डाटा है, अच्छे क्वेश्चंस में ये सब गिने जाते हैं। सब सारा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, 100% याद रखोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, ये वाला तो पूछा गया है, ये तुमको मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, सूर्य से प्रति सेकंड कितना ऊर्जा निकल रहा है? 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। कितना ऊर्जा निकल रहा है? इस ऊर्जा में से कितना पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी सीमा पर पहुंच रहा है? कितना पहुंच रहा है? 1336 जूल। कितना पहुंच रहा है? 1336। क्या कंपेयर कर लिया दोनों को? सूर्य से जो ऊर्जा निकल रहा था उसको क्या कहे? सौर चमक कह दिए या लुमिनोसिटी कह दिए, ठीक है। और जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी उस परत तक पहुंच रहा था उसको क्या कहे? सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक, ठीक है। तो सौर स्थिरांक का वैल्यू 1336 जूल और लुमिनोसिटी कितना है? 3.8 इंटू 10⁻26 जूल। 3.8 इंटू 10⁻26 या 4 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा निकालने के लिए सूर्य को कितना मास खोना पड़ रहा है प्रति सेकंड? कितना? 4 इंटू 10⁹ kg प्रति सेकंड खोना पड़ रहा है। क्या ये पूरा डाटा याद हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अगर पूछा जाए सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? हेलियोलॉजी। क्या कहलाएगा? हेलियोलॉजी। हेलियो वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? सूर्य से, तो क्या कहलाएगा? हेलियोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाएगा? हेलियोलॉजी, ठीक है, हेलियोलॉजी। अगर सूर्य का अध्ययन पूछा जाए तो क्या कहलाएगा? हेलियोलॉजी। ये जो हेलियो वर्ड है वो किससे संबंधित है? सूर्य से। कहीं पर भी हेलियो वर्ड आ जाएगा तो वो सूर्य से संबंधित होगा, तो याद रखना हेलियोलॉजी किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलियोलॉजी, ठीक है। क्या यहाँ तक का सारा डाटा क्लियर हुआ? देखो आज फैक्ट्स ज्यादा हैं पर सवाल इससे आते हैं, इसीलिए जो फैक्ट इसलिए बोले जो एब्सेंट करोगे एक भी दिन उसका कितना चीज मिस होगा ये कोई गारंटी नहीं है मेरा। एग्जाम में देखोगे ये सब क्वेश्चन जब देखोगे ना तो टफ क्वेश्चन बोल के छोड़ दोगे, दिखता तो है ही, बच्चा बनाता नहीं है, ये सब टफ क्वेश्चन बोल के छोड़ देता है, क्योंकि क्वेश्चन में समझ में भी आएगा तब तो। क्या अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि बताओ सूर्य से कितना ऊर्जा निकल रहा है? एक बार तो एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ सूर्य इतना ऊर्जा खो रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पे बना दिया भी होगा कोई बच्चा, क्योंकि इसको बनाने के लिए इक्वल टू mc स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे। इक्वल टू mc स्क्वायर, ई मतलब एनर्जी, m मतलब मास, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अरे ये फॉर्मूला नहीं जानते हो? सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे क्या ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कल आज रूम पे करके देखना सर, ठीक है। इक्वल टू mc स्क्वायर पे इसको बैठाकर निकालना, वहां डाटा तुम लोगे 4 इंटू 10⁻26, ठीक है, ले लेना और निकाल के देखना, यही निकलेगा, ठीक है।
तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कई बच्चा निकाल भी देता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे क्या ये सब करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब है सूर्य के भाग, इसको देख लेते हैं फिर से एक बार पूरा रिपीट करेंगे। आज हम लोग सूर्य भाग का नाम पढ़ेंगे, कल हम लोग फिर डिटेल से पढ़ेंगे। सूर्य अगर हम लोग देखेंगे, सूर्य को खोलोगे अंदर से, ठीक है, अगर मान लो यहाँ कुछ है क्या, चलो कुछ तो काम आइए जाए। सूर्य को जब हम बाहर से देखते हैं तो हमको खाली यही नजर आता है ना, लेकिन जब सूर्य को खोल देंगे तो अंदर से जो हमको नजर आएगा, ठीक है, उसमें बहुत कुछ नजर आएगा। जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। इसी को बोलते हैं कोर, इंग्लिश में, हिंदी में क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो सूर्य के बीच में जो अवस्थित है, ठीक है, सूर्य के जो बीच में अवस्थित है इसको क्या बोलेंगे? कोर। क्या बोलेंगे? कोर। हिंदी में क्या बोल दोगे? क्रोड। क्या बोल दोगे? क्रोड। तुम्हारे नोट्स में भी डायग्राम पूरा बना हुआ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे इस कोर को देख रहे हो, कोर के इर्द गिर्द व्हाइट सरफेस सबको दिख रहा है। इस कोर के गलती की है तो सूर्य लाते तब तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए अच्छा तो अच्छा दिखा देंगे कभी, यहां भी समझ में आ ही जाएगा। ये कोर के इर्द गिर्द दिख रहा है, ये इसमें हम लोग दो फेस में इसको बांटते हैं। कितने फेस में बांटते हैं? दो फेस में। एक को बोलते हैं रेडिएशन जोन और एक को बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे रेडिएशन जोन। क्या बोलेंगे? रेडिएशन जोन। खाली नाम याद रखना है, नाम से भी सवाल आते हैं एग्जाम में। उसके बाद वाला जो सरफेस देख रहे हो ये है कन्वेक्शन जोन। ये क्या है? कन्वेक्शन जोन। ठीक है, ये है कन्वेक्शन जोन। ठीक है, कन्वेक्शन जोन। क्या ये तीनों समझ में आया? फिर से हम बताते हैं। इसमें जो देखा, ये क्या हुआ है? ये क्या हो गया? ठीक है, चलो ये जो देखा, ये बीच में ब्लैक वाला जो देखा इसको बोलेंगे सूर्य का कोर। क्या बोलेंगे? कोर। ये व्हाइट वाला जो सरफेस देख रहे हो, ये व्हाइट वाले को दो भाग में बांटे, एक को बोलेंगे रेडिएशन जोन और एक को बोलेंगे कन्वेक्शन जोन। कोर के पास वाला जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे रेडिएशन जोन और कोर के बाहर वाला जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे कन्वेक्शन जोन। क्या यहां तक समझ लिया? ठीक है, अब जब हम इस तीनों को सरफेस को हटा दे तो ये बाहर पे सरफेस दिख रहा है और यही बाहर से हमको दिख रहा है। अगर हम इस तीनों चीज को, बीच वाला जो तीनों था इसको अगर मिटा दें तो बाहर से जो सरफेस दिख रहा है वही ये वाला सरफेस बचा। हम अभी तुमको दोनों 3D और 2D दोनों में दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। पहले अंदर वाला सरफेस देख लिए, पहला था कोर। क्या था? कोर। उसके बाद रेडिएशन जोन, उसके बाद कन्वेक्शन जोन। तीनों को हटा देते हैं, यानी 20 सूर्य खाली कर दिए। तब जो बाहर सबसे बाहर दिख रहा है यही बाहर से भी दिखता है, इसी को कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? फोटोस्फीयर। यही समझने में सबसे दिक्कत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे? कोर। कोर के बाद क्या देखे? रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन के बाद कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद वो सरफेस दिखता है जो हमको बाहर से दिख रहा है और इसको कहेंगे फोटोस्फीयर। इसको क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? फोटोस्फीयर के ऊपर पे, जो कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन एक लालिमा कलर का लेयर होता है। कैसा कलर? लाल कलर का। ये कलर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं वर्णमंडल। हिंदी में वर्णमंडल और अंग्रेजी में क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। जो लाल वाला दिख रहा है ये क्या है? क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। यानी फोटोस्फीयर के बाहर एक हमको आवरण नजर आता है लाल कलर का। ठीक है, हमको दिख क्या रहा है? अंतिम जो चमकता हुआ सरफेस दिख रहा है वो क्या है? फोटोस्फीयर। यही सूर्य का आम सतह है जो हम देखते हैं, लेकिन इस सतह के ऊपर भी, ऊपर जब जाओगे एक लेयर है जो कि हल्का रंगीन कलर का, ऑरेंज लाल कलर का होता है, जो कि सामान्यतः हमको दिखता नहीं है। जब सूर्य को हम ढकने लगेंगे तब ये हमको दिखने लगेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब लगने लगेगा तो सूर्य के चारों तरफ दो तरह का लेयर दिखता है। एक तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा खाली चमकीला हुआ रिंग नजर आएगा, उसको कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं उसको? कोरोना। क्या सूर्य का सारा लेयर समझ में आया? अगर हम लोग सूर्य को अंदर से देखें तो सबसे पहले बीच में क्या नजर आएगा? कोर। कोर के जस्ट बाद रेडिएशन जोन, उसके जस्ट बाद कन्वेक्शन जोन। इससे सवाल कितना हल्का आता है सुन लेना, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कोर के तुरंत बाद निम्न से कौन आता है? रेडिएशन जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। इससे हल्का सवाल कोई हो सकता है क्या?
इसके अलावा और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। सोचो कितना हल्का सवाल आता है, बच्चा जब पढ़ा ही नहीं है तो नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि जनरली जब लोग पढ़ते हैं कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, कहानी खत्म। अरे बीच वाला थोड़ा सा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, भू स्तर गया तो पहला दूसरा वाला क्वेश्चन से काम चल जाएगा। तो कोर के जस्ट बाद रेडियस जोन, उसके बाद कन्वेक्शन जोन। अब जो सरफेस, बाहरी सरफेस दिख रहा है, ये है फोटोस्फीयर। क्या है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के इर्द गिर्द क्या रहता है? क्रोमोस्फीयर, जो कि सामान्यतः हमको दिखता नहीं है। और क्रोमोस्फीयर के इर्द गिर्द सबसे बाहरी लेयर जो बनाएगा, इसको क्या कहेंगे? कोरोना। क्या कहेंगे? कोरोना। कोरोना हमको कब दिखता है? सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब हमको रंगी सॉरी एक एकदम चमकीला एक रिंग नजर आता है, इसी के इसलिए कई बार डायमंड रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग। तो अगर कभी पूछा जाए कि डायमंड रिंग की संज्ञा किसको दी जाती है? कोरोना को। किसको? कोरोना को। क्या ये नाम याद हो गया? अब कल हम लोग इसी को थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।